निर्देशन विधि की हम आज बात करते हैं। इससे पहले मैंने संगणना विधि की बात करी थी। संगणना विधि में हम जो भी इकाइयाँ हैं उन संपूर्ण का ही अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संगणना विधि यानी संपूर्ण का गणना करना। संगणना विधि, लेकिन संगणना विधि में धन, शक्ति एवं श्रम अधिक लगता है क्योंकि इसमें सभी इकाइयों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। तो इस श्रम और समय को बचाए रखने के लिए हम निर्देशन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें कम समय में तथा कम धन में हम एक संपूर्ण इकाइयों का ना अध्ययन करके उसमें कुछ इकाइयों को चुन लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो निर्देशन विधि अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों को ही विश्लेषण एवं निष्कर्ष के लिए चुना जाता है तो यह अध्ययन निर्देशन कहलाता है। अर्थात निर्देशन एक विस्तृत क्षेत्र में चुनी हुई कुछ इकाइयों के समूह का नाम होता है और इन इकाइयों के विस्तृत क्षेत्र से चुने जाने की प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। निर्देशन का प्रयोग सदैव से ही होता रहा है। दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता रहा है। जैसे बाजार से गेहूँ, चावल, दाल आदि खरीदते समय बोरियों में एक मुट्ठी अनाज लेकर उसकी जांच की जाती है और उसके आधार पर अनाज का मूल्यांकन किया जाता है, वह अच्छा है या खराब है। गृहिणियाँ खाना पकाते समय सब्जी, दाल आदि इसी प्रकार की जांच करती है कि वह बनी है या नहीं बनी। तो कुल मिलाकर समग्र में कुछ चुने गए ऐसे कुछ काम जो कि समग्र के छोटे भाग एवं कुछ इकाइयों के होते हैं, आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1951 में लंदन में बाउले ने किया था, जिसने 2 वर्ष में अपना सामाजिक सर्वेक्षण इसी विधि से पूर्ण किया है। तब से लेकर आज तक इस विधि में काफ़ी सुधार है और यह अनुसंधान का एक आवश्यक चरण बन गया है। निर्देशन की परिभाषाओं की यदि बात करें तो गुडे व हॉट ने इसकी परिभाषा दी थी। एक निर्देशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, एक विचित्र समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधित्व कहलाता है। उसी प्रकार पीवी यंग ने कहा था कि एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुत्तर आकार का चित्र होता है जिससे कि निर्देशन लिया गया है। इसी प्रकार सिन पायो यांग ने एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह का एक प्रतिनिधित्व अंश माना है। बोगार्डस ने निर्देशन एक पूर्ण निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन माना है। इसी प्रकार सिम्पसन व काफ्का ने एक निर्देशन सामग्री का वह अंश है जिसका चयन अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ऐसा माना है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि समग्र में से चुने एक अंश या इकाई समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। समग्र के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, निर्देशन कहलाता है। ये प्रतिनिधि इकाइयाँ समग्र की आधारभूत विशेषताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं तथा प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण या समग्र समूह पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्देशन के आधार की। तो इसमें है समग्र की सजातीयता, प्रतिनिधित्व चुनाव की संभावना एवं समुचित परिशुद्धता। समग्र की सजातियों के अंतर्गत हम बात करते हैं समग्र की सजातियाँ अध्ययन की जाने वाली इकाइयों का योग ही हम समग्र कहते हैं। इन इकाइयों में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सजातीयता का होना आवश्यक होता है। अर्थात यदि अध्ययन के लिए के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए के लिए जब हम विभिन्न इकाइयों में समानता देखते हैं तो उसमें अध्ययन के लिए जो इकाइयाँ चुनी जाएंगी वे प्रतिनिधित्वपूर्ण होंगी और निर्देशन यथार्थ होगा। इसके विपरीत यदि अध्ययन की इकाइयों में सजातीयता नहीं होगी तो ऐसा समग्र प्रतिनिधित्व निर्देशन चुनना कठिन हो जाएगा। इसी संदर्भ में लुडबर्ग ने भी लिखा है कि यदि तथ्यों में अत्यधिक सजातीयता है अर्थात संपूर्ण समग्र इकाइयों में नाम मात्र का ही अंतर है तो कोई भी इकाई या निर्देशन का समूह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिनिधि चुनाव की संभावना। तो निर्देशन विधि में संपूर्ण में कुछ इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि ये संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यह उसकी स्थिति में संभव हो सकता है जब निर्देशन की ऐसी विधि का प्रयोग किया गया हो जिसके द्वारा संपूर्ण की प्रत्येक इकाई को निर्देशन में सम्मिलित होने पर अवसर प्राप्त हो। और संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह भी आवश्यक है कि निर्देशकों की संख्या समूह की विशालता के अनुपात में हो। एक दो इकाइयों को चुन लेने से उन संपूर्ण का प्रतिनिधित्व
नहीं कर सकेंगे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी विशेष गुण समूह के आधार पर संपूर्ण समूह को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित कर लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुचित परिशुद्धता। तो अत्यंत सावधानी पूर्वक चुना गया निदर्शन भी संपूर्ण या 100% परिशुद्ध नहीं कर सकता है, और यह नहीं माना जाता कि निर्देशन पूर्णतया परिशुद्ध है, क्योंकि यही प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देश की वास्तविक स्थिति का एक चित्र प्रस्तुत कर सकता है, और इसके आधार पर भी निर्देशन निकालना कठिन हो सकता है। यह निर्देशन से प्राप्त परिणामों में समुचित प्रतिशुद्धता का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। अब है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की विशेषताएं। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन में सामाजिक घटनाओं के निष्कर्ष उतने ही परिशुद्ध एवं यथार्थ होते हैं जितना निर्दर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण व उत्तम होगा। अतः निर्दर्शन का श्रेष्ठ एवं उत्तम होना ही अध्ययन की सफलता एवं यथार्थ का आवश्यक तत्व होता है। गुडे व हॉट ने एक उत्तम निदर्शन की मुख्यतः 2 विशेषताएं बताई हैं, प्रतिनिधित्वपूर्णता एवं पर्याप्तता। पाटन ने इन दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त एक उत्तम निदर्शन की 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण बताई हैं, जैसे है अभिनित्यता से मुक्ति, विश्वसनीयता एवं लचीलापन। तो पाटन के मतानुसार एक सर्वेक्षण में एक आदर्श निदर्शन वह है जो कुशलता, प्रतिनिधितापूर्ण, विश्वसनीयता एवं लचीलेपन की पूर्ति करता हो। एक प्रतिनिदर्शन इतना छोटा होना चाहिए कि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके एवं इतना बड़ा होना चाहिए कि असहनीय निदर्शन किसी का स्वीकार किया जा सके। तो इसके आधार पर ही हम एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की विशेषताओं की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो है इसका टाइप है प्रतिनिधित्वपूर्ण। दूसरा है पर्याप्ताकार, अभिनित्यता से मुक्ति, फिर विश्वसनीयता, लचीलापन, अनुभव पर आधारित, ज्ञान व तर्क पर आधारित एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण। प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो एक निर्देशन की यह विशेषता होती है कि निर्देशन को संपूर्ण का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिस अनुपात में ये सभी विशेषताएं समग्र में हो, जिसमें उस निर्देशन का चयन निर्भर करता हो। प्रतिनिधि निर्देशन की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जनसंख्या के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है तथा उनको अपने निर्देशन में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी आवश्यक है। दूसरा है पर्याप्ताकार। श्रेष्ठ निर्देशन के लिए पर्याप्ताकार का होना भी आवश्यक है। पर्याप्तता से आशय है गुडे व हॉट के अनुसार एक ऐसे निर्देशन को पर्याप्त कहा जाएगा जितने श्रेष्ठ आकार का हो कि अपने विशेषताओं में स्थायित्व को विश्वास कर सके। इसी प्रकार पीवी यंग ने कहा है, निर्देशन का आकार उसकी प्रतिनिधित्वता की कोई आवश्यक गारंटी नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं अभिनित्यता से मुक्ति। तो एक उत्तम निर्देश की विशेषता होती है कि चुना गया निर्देश अभिनित्य से पूर्णतया मुक्त हो। अभिनित्य से आश्चर्य शोधकर्ता की पूर्ण धारणा पक्षपातपूर्ण एवं पूर्व में किए गए निर्णय से है। तो अभिनीति किसी भी स्तर पर हो सकती है, अतः निर्देशन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह शोधकर्ता की रुचि, यथार्थ, पूर्व धारणा, पूर्ण निर्णय एवं स्वेच्छा के आधार पर चयन न हो। दूसरा है विश्वसनीयता। तो एक उत्तम निर्देशन में विश्वसनीय का गुण भी होना चाहिए। विश्वसनीयता की परीक्षा अनुसंधानकर्ता के तार्किक ज्ञान एवं अन्य अनुभवी व्यक्तियों के ज्ञान के आधार पर की जा सकती है। थर्ड है नेक्स्ट है लचीलापन। एक उत्तम निर्देशन की विशेषता होती है कि उत्तम साधनों के संदर्भ में निर्देशन की मात्रा में घटा बढ़ी की जा सकती है। फेरबदल के कारण निर्देशन के प्रतिनिधित्व एवं पर्याप्तता के गुण में कोई अंतर नहीं आता है। फिर अनुभव पर आधारित। एक उच्च स्तरीय निर्देशन व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात निर्देशन का चयन करते समय अनुभवी अध्ययनकर्ताओं का सहयोग लिया जा सकता है। ज्ञान व तर्क पर आधारित। एक उत्तम निर्देशन की यह विशेषता होती है कि वह सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित हो, अर्थात निर्देशन का चयन करते समय केवल नियमों को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, अपितु नियमों के साथ साथ अनुसंधानकर्ता को अपने सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। तो समस्त उपयुक्त विशेषताओं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्रता भी है, जो कि निर्देशन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्देशन में कोई एक इकाई किसी दूसरी इकाई पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। इससे समग्र की प्रत्येक इकाई को निर्देशन में चुने जाने की स्वतंत्रता एवं समता का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन सभी विशेषताओं के
के साथ ही जो निदर्शन होगा वो पक्षपात, मिथ्या झुकाव, अभिनेता से पूर्णतया मुक्त होगा और ऐसा ही निदर्शन हमारे अनुसंधान के लिए मान्य होगा। धन्यवाद।